हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहले वोकैबुलरी फिर उसका आर्टिकल हम करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज कर लीजिए। वहां पे आपको ये जो वोकैबुलरी है, आर्टिकल है, दोनों को मैं सेंड कर दूंगी। आप बाद में आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला शब्द है हमारा सीख, SEEK, सीख। सीख के हमने आप देखेंगे 3 मीनिंग लिखे हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों मीनिंग को हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। जो सीख का पहला मीनिंग क्या है, टू सर्च फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज को आप खोज रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं। टू सर्च फॉर समथिंग और ट्राई टू फाइंड और ऑब्टेन समथिंग, मतलब हम देखें तो हम सर्च कर रहे हैं, उस चीज को खोजने की कोशिश कर रहे हैं ना, ट्राई टू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आर यू एक्टिवली सीकिंग जॉब्स, मतलब क्या तुम जॉब्स ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे सीकिंग का मतलब क्या आ गया हमारा, सर्चिंग से। तो सीकिंग का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, सर्चिंग से। आर यू ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, क्या आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो सीक का मीनिंग क्या हो गया हमारा, सर्च करना, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। इज इट क्लियर। दूसरा मतलब होता है जब हम किसी से परमिशन, हेल्प, एडवाइस मांग रहे होते हैं। तो दूसरा मतलब क्या होता है, किसी से हेल्प मांगना, परमिशन मांगना। जैसे यू शुड सीक एडवाइस फ्रॉम अ लॉयर, कि आपको लॉयर से क्या लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम अ लॉयर, तो आपको लॉयर से उसकी एडवाइस, सलाह लेनी चाहिए। दूसरा सीख का मतलब क्या होता है, परमिशन मांगना, हेल्प मांगना, एडवाइस मांगना। और हमने इससे पहले सीख का मतलब क्या देखा था, किसी चीज को खोजना। आज के जो आर्टिकल में जो हम सीख का मीनिंग देखेंगे वो ये वाला होगा, थर्ड वाला, ट्राई करना, ठीक है। टू ट्राई और अटेम्प्ट, जैसे दे सॉट टू रीअश्योर द पब्लिक, दैट मीन्स दे ट्राई टू रीअश्योर द पब्लिक, वो क्या कोशिश कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे। वो किस चीज की कोशिश कर रहे थे कि जो जनता है, जो पब्लिक है, उसको रीअश्योर कर सके। तो यहाँ पे सॉर्ट का मतलब ये जो है, ये जो सीख का ही ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है ट्राई, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग ना इसका मतलब ट्राई निकलता है तो इसको जनरली हम लोग टू प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ यानी इन्फिनेटिव के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। दे सॉट टू रीअश्योर द पब्लिक, यहाँ पे सॉट का मतलब ट्राई है। अगर आप यहाँ पे सर्च देखेंगे, दे सर्च टू रीअश्योर द पब्लिक, तो गलत निकलेगा। या दे आस्क टू रीअश्योर द पब्लिक, फिर मीनिंग गलत निकलेगा। तो आपने यहाँ पे 3 मतलब देखे। एक सीख का मतलब हुआ सर्च, किसी चीज को खोजना, ढूंढना। दूसरा मतलब हुआ किसी से कोई चीज मांगना, परमिशन मांगना, हेल्प मांगना, उसकी सलाह मांगना। और तीसरा मतलब था कोशिश करना, ट्राई करना। और जब हम ट्राई वाला मीनिंग आता है तो जनरली ये आपका इन्फिनेटिव यानी कंप्लीट इन्फिनेटिव 2 प्लस बेस फॉर्म अपने साथ में भी लेता है। क्लियर है। सीख के तीनों मीनिंग आपको समझ में आ गए। ये बहुत जरूरी है जब हम इंग्लिश को, अगर आप देखो आपको एक मीनिंग पता है तो आप उसी मीनिंग से ना उस सेंटेंस की मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। और जब वो मीनिंग नहीं निकलेगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमें तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही है। तो गलती आपकी भी है थोड़ी सी, है ना, या तो मैं कहूँ आप ही की गलती है कि आप डिटेल में चीजों को ना पढ़ने की बजाय जल्दबाजी में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें पढ़ना है। तो सीख के तीनों मीनिंग याद रखना है, सर्च, आस्क एंड ट्राई। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब क्या होता है, जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का मतलब हुआ वो स्टूडेंट जिन्होंने स्कूल्स में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, बहुत अच्छे उनके स्कोर्स हैं, या फिर वो बहुत किसी अदर फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। मेरिटोरियस ये एक पॉजिटिव शब्द है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मेरिट लगा हुआ है,
ठीक है, और ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। सो मेरिटोरियस का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग दैट डिजर्व ग्रेट प्रेज, मतलब वो चीज कैसी है, सराहनीय है, गुणवान है, स्टूडेंट को हम गुणवान कह देंगे, तारीफ करने के लायक है ना, और वो बहुत प्रशंसा के लायक है, एडमायरेबल है, प्रेज वर्दी है, कमेंडेबल, लॉडेबल, मतलब वो चीज बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ही तारीफ करने के योग्य है। जैसे शी वॉज गिवन एन अवार्ड, उसको अवार्ड दिया गया, किस लिए दिया गया, पर्पस क्या था, उसकी जो सर्विस थी, जो उसने सर्विस प्रोवाइड की है वो बहुत अच्छी है, तारीफ करने के योग्य उसकी सर्विस थी, इसीलिए उसको अवार्ड दिया गया। सो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, स्कूल, सर्विस, किसी भी चीज के आगे आप लगा देंगे और वो मतलब हो जाएगा बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा, बहुत तारीफ करने योग्य है वो चीज। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा मोरेटोरियम पीरियड। आप लोग जैसे हम लोग इंग्लिश की क्लास है, बट आज की क्लास में ये टर्म हमारा आएगा, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको समझा सकूं। सो मोरेटोरियम पीरियड आपका वो होता है जब हमने बैंक से लोन लिया है और उस पीरियड पे हमें जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करने की जरूरत नहीं है। उस पीरियड पे हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को हमें अभी क्या दिया गया है, वो पॉज है, आपको उसको पे नहीं करना है और उसके ऊपर हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। सो मोरिटोरियम पीरियड आपका दो तरीके का हो जाता है, एक हो जाता है फुल मोरिटोरियम पीरियड, एक होता है पार्शियल। फुल में क्या होगा, बोरोवर मीन्स जिसने वो पैसा लिया है उसको इस समय पे कुछ भी पे नहीं करना है, मतलब इंटरेस्ट जो है उसका वो भी उसे नहीं देना है, मतलब कोई भी पैसा उसे अभी नहीं देना है। तो अगर हम इसमें एजुकेशन लोन की बात करें तो सपोज अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आपका बीटेक जो है वो 4 साल का पीरियड है, तो 4 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देना, यानी आपका जो स्टडी पीरियड है उस कोर्स का वो, और आपको एक्स्ट्रा में जो भी बैंक ने 6 महीने का 12 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है वो, यानी कि मान लो हम 4 साल और मान लो उसके बाद में 1 साल कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको टाइम दिया गया है, तो ये 1 साल और हो गया, यानी टोटल 5 साल तक आपको बैंक को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये होता है फुल मॉरेटोरियम पीरियड, मतलब आपको कोई भी पेमेंट इस समय पे नहीं करनी है। पार्शियल का क्या मतलब होता है कि इस समय पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है। यानी कि पार्शियल मोरेटोरियम में भी क्या हो गया कि आपको कंप्लीट पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आप अपना इंटरेस्ट पे करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका ही जो बर्डन है वो कम रहेगा, अदरवाइज ये प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लग रहा है ये आप ही को बाद में पे करना है, मतलब आपका पैसा आपको देना पड़ेगा और बढ़ के पैसा देना पड़ेगा। बट ये आपको ये जो 5 साल के लिए एकदम कंप्लीटली फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा है कि आप अभी कोई बर्डन नहीं लेना है, यहाँ पे बस आपको अपना इंटरेस्ट पे करते रहना है, प्रिंसिपल अभी आपको पे नहीं करना है। ठीक है, सो हम सिंपली देखें तो मोरिटोरियम पीरियड में क्या होता है, ऐसा पीरियड जहां पे हम अपना ईएमआई नहीं पे कर रहे हैं, या तो कंप्लीट हो गया, ईएमआई में क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हम या तो कंप्लीट नहीं पे कर रहे तो वो फुल मॉरेटोरियम हो गया, और हम सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो पार्शियल मॉरेटोरियम हो गया। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैसिलिटेट। फैसिलिटेट करने का मतलब होता है किसी चीज को आसान बना देना, उसको इजी बना देना, उसको पॉसिबल कर देना। सो फैसिलिटेट कर देना मीन्स टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, मतलब उस काम को आपने आसान बना दिया, इजी बना दिया। जैसे कि ये जो स्कीम है ना, ये क्या करेगी, ये फैसिलिटेट करेगी, ये हेल्प करेगी क्या करने में, जो एजुकेशन लोन है वहां तक पहुंचने में स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी, उस चीज को और आसान बना देगी। सो फैसिलिटेट को आप देखेंगे तो ये फैसिलिटी वाला जैसे जुड़ा है ना, FACILITY, तो फैसिलिटीज क्या होते हैं, सुविधा होती है, तो फैसिलिटेट कर दिया मतलब उसने आपको सुविधा प्रोवाइड कर दी, यानी उस काम को और आसान बना दिया, उस काम को इजी बना दिया। सो जैसे कोई स्कीम है उसने एजुकेशन लोन तक पहुंचने को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है, उसको पॉसिबल कर दिया है। डन है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक्रीडिटेड। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, जो उस चीज को ऑफिशियली
अप्रूव किया गया है, ऑफिशियली उसको पहचाना गया है, ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। इसका मतलब वो क्या है, आपका ऑथराइज्ड है, लेजिटिमेट है, अप्रूव्ड है। सो ऑफिशियली उसको आपका पहचान मिली है, ऑफिशियल उसको आपका ऑथराइज कर दिया है। सिंपल हिंदी में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ पा रहा है। सो क्रेडिट दे दिया, मतलब उसको क्या कर दिया है, आपका एक्रेडिटेड का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। वो मतलब लीगल है, इलीगल वो नहीं है। जैसे अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ एक्रेडिटेड स्कूल्स, ये एडजेक्टिव है। तो कैसे स्कूल्स हो गए, वो स्कूल जिनको गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। जो वो स्कूल जिनको गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता दी गई है, ऐसे स्कूल की जो संख्या है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंपाइल। कंपाइल करना मतलब चीजों को एकत्रित कर देना। और जैसे आपने इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लेके और अपनी इंफॉर्मेशन को एक साथ में इकट्ठा कर दिया। जैसे कि हम लोग जब नोट्स बनाते हैं, अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं तो आप जब नोट्स बनाते हैं यूपीएससी वगैरह के लिए, तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने अदर बुक्स को पढ़ी, फिर उसके बाद आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक एक साथ में लिखते चले जाते हैं, उसको आप कंपाइल करते चले जाते हैं, मतलब उसको एक साथ में इकट्ठा कर देते हैं। कोई एक मान लो कोई ईयर है, उसके जो आपके पॉइंट्स हैं कि वहां पे ऐसे ऐसे हुआ, आपको किसी बुक से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, किसी से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली, फिर आपने उसको एक ही जगह पे लाके लिख दिया। दैट मीन्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड अरेंज इट इन अ बुक, रिपोर्ट और लिस्ट। जैसे इस डिक्शनरी को कंपाइल करने में, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में मुझे इट टुक ईयर्स, मतलब अब वो 1 साल 2 साल का समय लगा। डन है यहां तक? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्री रिक्विसाइट। प्री रिक्विसाइट का मतलब सिंपल आप समझो, किसी काम के होने से पहले उस चीज, दूसरी चीज का होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोगों को मेंस का पेपर देना है, तो मेंस का पेपर हर बच्चा नहीं दे सकता। मेंस का पेपर देने के लिए आपको प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करना ये कंपलसरी है। सो मेंस के पेपर को देने के लिए प्री रिक्विसाइट क्या है, आपका प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई होना। सो ये चीज एसेंशियल है। मेंस में वही बच्चे बैठेंगे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई है। सो प्री रिक्विसाइट का मतलब समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। किसी और चीज के होने के लिए, मेंस का पेपर देने के लिए समथिंग दैट इज नेसेसरी। क्या नेसेसरी है, प्रीलिम्स का पेपर देना नहीं, क्लियर करना। तो समथिंग दैट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है, प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करना। किस चीज के लिए, मेंस के पेपर को देने के लिए। सेम एज इंटरव्यू देने के लिए मेंस का पेपर क्वालिफाई होना प्री रिक्विसाइट है, यानी वो एक कंडीशन है, प्री कंडीशन, कंडीशन है, एक रिक्वायरमेंट है, एक असेंशियल है, ऑब्लिगेशन है, ये तो होना ही चाहिए। जैसे पासिंग द प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम का पास करना ये एक प्री रिक्विसाइट है मेंस के एग्जाम को देने को लेकर। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो तो आप मेंस कभी भी नहीं दे सकते, ये एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हमें किसी एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो कुछ एसेंशियल्स होते हैं, जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपको करनी ही पड़ेगी, वो प्री रिक्विसाइट है। अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आप इवन फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज प्री रिक्विसाइट, दैट इज यू हैव टू डू इट। इफ यू आर नॉट, देन यू आर नॉट एबल टू डू द सेकेंड स्टेप। इज इट डन? द लास्ट वर्ड इज जिस्ट। जिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। हिंदी में देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपका सारांश, मतलब कि किसी भी चीज की समरी, मतलब उसका जनरल मीनिंग क्या रहा है। एकदम डिटेल में जाने की बजाय हम उसके जनरल मीनिंग की बात कर रहे हैं। जनरल मीनिंग ऑफ समथिंग रेदर देन ऑल द डिटेल्स। अरे डिटेल्स में नहीं है, उसका जनरल मीनिंग, उसका मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो सिनोनिम्स देखें, सेंटर हो गया, एसेंस हो गया, कोर हो गया, उसका मेन क्या है, हार्ट है, क्रक्स एंड की नोट मीन्स मेन पॉइंट। ठीक है, मेन जो मुद्दा है, हर एक छोटी, जैसे किसी की लड़ाई हुई, सपोज ए और बी, एक ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, और जो मान लो अब मैं हूं, मुझे नहीं पता कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बस इतना पता चल गया। अच्छा चलो, ऐसे ना जज मत करना, बट मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। मान लो ए जो है, ठीक है, ए भी एक लड़का है, बी भी एक लड़का है, तो ए की जो गर्लफ्रेंड है, मान लो ए की गर्लफ्रेंड डी है, ठीक है, और
डी से इस बी ने बात कर ली तो आपस में भिड़ंत तो होनी कॉमन सी बात है ना। अगर एक ही गर्लफ्रेंड को दूसरा बात भी करेगा तो झगड़ा हो जाएगा। मैं और बहुत मारम पिटाई चल रही है, मैंने पूछा क्या हो गया, बस मुझे बोल दिया इसकी गर्लफ्रेंड से ये बात कर रहा था, इस बात में गुस्सा हो गया। मतलब मुझे जस्ट पता चल गया। अब आगे क्या हुआ, किसने किसको कितना मारा, कहाँ घूसा मारा, कहाँ किसने पीटा, कौन पुलिस आई, ये सब तो अलग बात है। मुझे जस्ट पता है कि एक ही गर्लफ्रेंड से बी बात कर रहा था, इसीलिए इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। सो जस्ट यही है। जस्ट का मतलब क्या हो गया, सेंटर आइडिया, एसेंस, कोर, हार्ट, क्रक्स, की पॉइंट। यहां तक क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे आई नो द जिस्ट ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन, मुझे पता है कि उनकी कॉन्वर्सेशन का मेन पॉइंट क्या है। बाकी वो डिटेल में जाके क्या बात कर रहे हैं, आई डोंट केयर, आई नो द मेन आइडिया। सो आई होप कि आपको वोकैबुलरी समझ में आ रही है और आप इसको डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश स्पोकन अच्छी हो रही है। सो नाउ लेट्स रीड आवर आर्टिकल। आर्टिकल किस रिगार्डिंग है हमारा, पीएम विद्या लक्ष्मी के रिगार्डिंग। ये 6 नवंबर को हुआ था, तो आई एम श्योर आपने कुछ बच्चों ने देख ही लिया होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो आज हम अपनी रीडिंग के साथ में एक स्कीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाउ डज पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम्स। हाउ डज पीएम विद्या लक्ष्मी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो आप हमेशा जानते हैं जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब और जो भी अदर चीजें हैं वो आती हैं। ठीक है। अगर हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में अगर सिर्फ और सिर्फ आंसर यस या नो में है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। और अगर हमारा आंसर कोई यस नो के अलावा कुछ और है, सिंगल एक ही हमारा शब्द है, एक ही शब्द है, लेकिन वो यस या नो नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो फिर हम यहाँ पे एक WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने अगर देखो मैं ऐसे पूछती, डज पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम अदर स्कीम, तो हमको क्या बोलना होता, हाँ या ना। मतलब क्वेश्चन कह रहा है क्या जो पीएम विद्या लक्ष्मी है, जो ये जो स्कीम है, ये बाकी स्कीम से अलग है। तो पूछा क्या जा रहा है, क्या, तो हम बोलेंगे हाँ मतलब अलग है, ना मतलब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं, मतलब आंसर हाँ या ना में है। बट अगर मैंने पूछा कैसे, कैसे अलग है, अगर मैंने पूछा कैसे जो ये पीएम विद्या लक्ष्मी है वो बाकी स्कीम से अलग है कैसे, तो फिर मैंने यहाँ पे एक WH वर्ड लगाया। इज इट क्लियर। जैसे मैंने पूछा क्या तुम वहां जा रहे हो, तो मैं क्या पूछूंगी, आर यू गोइंग देयर। तो इसका मतलब आप मुझे बोलेंगे हाँ, मतलब आप बोलेंगे हाँ या ना, कि मैंने पूछा क्या तुम वहां जा रहे हो, मैंने पूछा वहां तुम क्यों जा रहे हो, तो मैंने क्योंकि कुछ, अब हाँ या ना के अलावा आपको मुझे कोई और शब्द बोलना है, तो फिर मैं यहाँ पे मैंने बोला क्यों जा रहे हो, सो वाई मैंने लगा दिया, है ना। तो ऐसे हम ना जब हाँ या ना में सवाल पूछते हैं तो फिर हम लोग सिर्फ WH वर्ड नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं, और उसके अलावा कुछ और है तो फिर हम लोग आपका WH वर्ड लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है पीएम विद्या लक्ष्मी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये विद्या लक्ष्मी है, ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे डज लगाया है। और जब हमने ऑलरेडी डज हमने लगा दिया तो उसके बाद जो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा फिर अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है। यहां तक क्लियर है। डिफर फ्रॉम मतलब अलग है बाकी स्कीम से। ठीक है। डज दिस सेंट्रल स्कीम कवर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, देखो डज दिस सेंट्रल स्कीम कवर, आपको पता है डज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, कवर हो गया हमारा मेन वर्ब। क्या ये जो सेंट्रल स्कीम है, स्कीम यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे डज लगाया है। डज दिस सेंट्रल स्कीम कवर मिडिल इनकम स्टूडेंट्स, क्या ये जो सेंट्रल स्कीम है ये मिडिल इनकम स्टूडेंट्स को कवर करेगी। डज इट डिपेंड ऑन NAAC एंड NBA सर्टिफिकेशन, डज इट, सब्जेक्ट कौन है, इट, हेल्पिंग वर्ब हो गई डज, मेन वर्ब हो गई डिपेंड, और जब भी हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। क्या यह NAAC के या NBA के सर्टिफिकेशन पर डिपेंड करेगी। Why have a lot of institutions been left out of this list, कि why have, अब हम फिर पूछ रहे हैं have क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस क्या है, प्लूरल, यहाँ have आ गया। ठीक है। अब ये पैसिव में है, सो ये बीन हो गया हमारा, और फिर लेफ्ट हो गया V3। क्लियर है ना। तो ये कुछ हमारी रही ग्रामर। अब हम देखते हैं डिटेल में आगे इसमें क्या लिखा हुआ है।
द स्टोरी सो फार, कि अभी तक क्या हुआ है। क्या हुआ है देखें, ऑन November 6, आप जानते हैं जब भी हम लोग नेम ऑफ द मंथ लगा, अच्छा चलो ये मैंने पढ़ाया था कि ये चीज आप मुझे बताओ कि मंथ के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, डेट के आगे हम क्या लगाते हैं, डे के आगे हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं। बस ये 3 प्रपोजिशन आप मुझे बताइए सेंटेंस में यूज करके। ऑन November 6, अब ये ऑन क्यों आया है कि इन नवंबर है, बताना मुझे जरा। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नवंबर 6 को जो यूनियन कैबिनेट, जो आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी, उन्होंने अप्रूव क्या किया है, एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम। उसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी, which seeks to provide financial support to meritorious student applying for higher education। यहाँ पे सीक का मतलब क्या हुआ, ट्राई। यहाँ पे सीक का मतलब क्या हुआ, ट्राई। विच, देखो पीएम विद्या लक्ष्मी के लिए आया है विच, तो पीएम विद्या लक्ष्मी ट्राइज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन। सो इस सीक का मतलब क्या हुआ, ट्राई। और हमने बोला है सीक का मतलब जब ट्राई होता है तो उसके बाद में आपका इन्फिनेटिव आता है 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, अब क्योंकि विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है वो क्या कोशिश कर रही है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके, किन स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। Students will now be eligible to get collateral-free, guarantor-free loans from banks and financial institutions to cover the full amount of tuition fees and other expenses related to the course। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि वो कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल फ्री का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गारंटर फ्री मतलब कोई भी आपकी गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। गारंटर का मतलब ये होता है कि मैं इस पर्सन की गारंटी लेता हूं कि अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा। फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि वो उनका जो भी ट्यूशन फीस है और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसका वो फुल अमाउंट को कवर करेगा। वॉट डज द स्कीम कवर, ये जो स्कीम है ये क्या कवर करेगा। अगेन देखो स्कीम हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब डज हो गई और मेन वर्ब के फॉर्म में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम क्योंकि यहाँ पे ये स्कीम क्या कवर करेगा, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हमें एक स्टेटमेंट में देना होगा, हाँ या ना के अलावा, तो हमने एक WH वर्ड लगाया है। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, दैट स्टूडेंट्स हु हैव गेन्ड एडमिशन इन 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनका नाम आया है, एडमिशन हुआ है, वो 86 स्टूडेंट्स और वो 86 इंस्टीट्यूशंस, और वो 860 इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जिनको मतलब एलिजिबल किया गया है कि ये हायर एजुकेशन के लिए हैं, ये हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, वही उसी में ये स्कीम अप्लाई होगी। तो हु हैव गेन्ड एडमिशन इन 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, जो डिफाइन किए गए हैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, दे आर एलिजिबल फॉर द लोन्स। ये स्कीम क्या करेगी, विल पोटेंशियली कवर करेगी 22 लाख स्टूडेंट्स को, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्पोक पर्सन ने कहा है। अब इसकी क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है वो स्टूडेंट्स विद एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू 8 लाख, मतलब अगर आपके घर में जो आपकी इनकम है फादर मदर की दोनों की, या सिर्फ फादर मदर, जो भी आपके, सपोज आपके पापा अकेले काम करते हैं, आपकी मम्मी भी काम करती हैं, या सिर्फ मम्मी काम करती है, पापा की कोई ऐसी इनकम नहीं है, तो टोटल आपके फादर मदर की इनकम अगर 8 लाख तक है या उससे कम है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने ऑलरेडी कोई बेनिफिट ले रहे हैं अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में, तो फिर आप बेनिफिट नहीं है। मतलब अगर आप 8 लाख से कम है और कोई भी आप
गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं उसमें अगर आपने इनरोल्ड नहीं किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ में क्या होगा, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो कि 12% के इंटरेस्ट पे हमें लोन मिला है 12% का, तो हमें लोन का जो है मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हमें 12% रेट देना होगा। लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि इसमें हमें छूट मिल गई है, कितने परसेंट की, 3% की। तो 3% माइनस हो गया, यानी कि अब हमें जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो 9% पे करना होगा, ना कि 12% पे। तो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है उस इंटरेस्ट के ऊपर में छूट, ना कि ये 3% इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट सबवेंशन है। सबवेंशन का मतलब जो रियल आपका इंटरेस्ट है उस पे हम इतने परसेंट की माफी दे रहे हैं आपको, जो कि आपका सरकार पे करेगी, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पे करना है। स्टूडेंट को 3% का जो भी एजुकेशन लोन है उस पे छूट मिलेगी। कितने तक, 10 लाख तक, है ना। विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड में क्या था, जब स्टूडेंट्स की पढ़ाई चल रही है या उसको जो और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है उस पीरियड में उसको 3% की छूट मिलेगी। इस इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट विल बी गिवन टू 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर। जो ये आपका जो 3% की जो छूट है वो हर साल में कितने लोगों को दी जाएगी, 1 लाख स्टूडेंट्स को दी जाएगी। प्रेफरेंस किस तरीके से दी जाएगी, उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो गवर्नमेंट आपके इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने ऑप्ट किया है टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज को। एन आउटले ऑफ 36 क्या है कि 3600 ना, हाँ 3600 आउटले का मतलब हो गया लागत, लागत नहीं लागत, मतलब इतना अमाउंट इन्होंने निकाला है। कितना अमाउंट इन्होंने इस चीज के लिए निकाला है, 3600 करोड़ हैज बीन मेड ड्यूरिंग। अब ये जो है ये 2024-25 से लेके 30-31 तक, यानी पूरे 7 साल तक का ये टाइम पीरियड है जो ये आपका जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के लिए है। इसमें इन्होंने टोटल अमाउंट कितना डिसबर्स करने के लिए निकाला है, 3600 करोड़। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक्सपेक्टेड टू गेट द बेनिफिट, और अगर 1 साल में अगर देखो 1 लाख को मिल रहा है तो 7 साल में 7 लाख को मिल जाएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर है, डन। यहाँ तक आगे क्या है, व्हाट अबाउट पास्ट स्कीम्स। अगर हम ये प्रेजेंट स्कीम ये है तो पास्ट स्कीम से ये कैसे डिफरेंट है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे पीएम विद्या लक्ष्मी डिफर फ्रॉम प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स इन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल। तो ये किस तरीके से अलग है प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से, जैसे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, कितने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो एलिजिबल हैं। आपका जो लोन देने का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। इनकम कैप डिफरेंट है, जैसे इसमें 8 लाख तक के लिए बोल दिया है। अमाउंट ऑफ मनी जो डिसबर्स की जाएगी, जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो डिफरेंट है। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर लोन थ्रू द विद्या लक्ष्मी पोर्टल। अब विद्या लक्ष्मी के लिए आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो लोन एप्लीकेशंस को क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देगा। और उसके साथ में जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो बैंक हैं वो एसोसिएटेड हैं। एंड इट विल ऑल्सो आपका फैसिलिटेट द ट्रैकिंग ऑफ द लोन स्टेटस, मतलब ये ईज कर देगा, आसान कर देगा। इसके साथ साथ में कि आप अपने लोन स्टेटस को देख सकते हैं कि आपके लोन के साथ में क्या हो रहा है, आपको दिया जा रहा है, कहाँ तक उसकी प्रोसीडिंग्स हुई है, कहाँ तक वो काम हुआ है, उस चीज को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये है नया। पुराने में क्या था, पुराने जो प्रीवियस स्कीम्स हैं वो आपको बेनिफिट ऑफर करती थी ओनली लो इनकम ग्रुप्स, वो सिर्फ और सिर्फ लो इनकम को, ये मिडिल को भी कवर कर रहा है। जो विद्या लक्ष्मी स्कीम है ये किसको कवर कर रहा है, मिडिल इनकम को भी कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स। बाकी फैक्टर्स जैसे कि कास्ट, इसमें कोई भी कास्ट का भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तब भी आप इसके अंदर आएंगे। यहां तक क्लियर है। अर्लियर स्कीम्स में क्या था, एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स नीडेड टू बी एक्रेडिटेड विद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इनके साथ में प्लस नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, इसके साथ में आपकी यूनिवर्सिटीज थी, मतलब कॉलेजेस वगैरह, जैसे NAAC के 820 यूनिवर्सिटी और 1500
नहीं, 15,501 कॉलेजेस थे, ये NAAC के थे। 820 यूनिवर्सिटी और 15,501 कॉलेजेस। इसके साथ साथ में NBA के द्वारा जो नेशनल बोर्ड वाला है उससे कितने थे, 3,348। तो इससे बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बन जा रहे हैं, अराउंड 20,000 इंस्टीट्यूशंस। लेकिन विद्या लक्ष्मी में क्या है, अंडर विद्या लक्ष्मी ओनली इंस्टीट्यूशंस विद NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन आपका रैंकिंग वाला जो है, सिर्फ उसी के द्वारा जो इंस्टीट्यूट्स को दिया गया है वही सिर्फ इसमें एलिजिबल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड विद इन द टॉप 100 इन NIRF रैंकिंग इन द ओवरऑल लिस्ट एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस इन द कैटेगरी स्पेसिफिक एंड डोमेन स्पेसिफिक लिस्ट। इसमें क्या हो गए हैं, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट क्या हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। वही इंस्टीट्यूट एलिजिबल हैं जो आपके NIRF के द्वारा उनको लिस्ट किया गया है, ठीक है। पहले क्या था, आपके NAAC और NBA के द्वारा तो टोटल 20,000 आपके इंस्टीट्यूट इसमें अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ और सिर्फ NIRF के द्वारा जो इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं को वहां पे वो एलिजिबल हैं। ये एक प्रोफेसर हैं ORS राव, इन्होंने क्या बोला है, चांसलर हैं ICFAI यूनिवर्सिटी सिक्किम के, जिन्होंने यानी प्रोफेसर जी ने जिन्होंने हेल्प की थी कंपाइल करने की उस लिस्ट को यूनिवर्सिटीज को, उन्होंने क्या बोला है, एलिजिबल फॉर द स्कीम। इन्होंने बोला द लिस्ट डज नॉट फीचर 860 यूनिक इंस्टीट्यूट्स एज सम आर रैंक्ड इन मल्टीपल कैटेगरी। इन्होंने क्या बोला, ये लिस्ट जो है ना उसमें कुछ यूनिक इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। An institute has to register for the ranking as a prerequisite to feature in the ranking। तो अब जो इंस्टीट्यूट है सबसे पहले उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, तब ये एक आपका मैंडेटरी है, ये एक आपका कंडीशन है। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो इस चीज में, आप रैंकिंग में आने के लिए। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने सिंगल कैटेगरी में अपने आप को अप्लाई करवाया, कुछ ने मल्टीपल कैटेगरी में करवाया, एंड हेंस फीचर्स ऑन मोर देन वन लिस्ट। यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अब इम्प्लीकेशंस कैसे हो सकते हैं, जैसे अब रैंकिंग्स आर नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट विद लोन एलिजिबिलिटी बीइंग कंडीशन ऑन देम। अब क्या हो गया, रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो गई है। अब बहुत ही आपके लिमिटेड आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब जो है स्टूडेंट्स की रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो गई है ताकि उनको उस हाईली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट के अंदर में एडमिशन मिले। तो रैंकिंग्स आर नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट विद लोन एलिजिबिलिटी बीइंग कंडीशन ऑन देम। As this scheme significantly reduce the number of eligible institutes। आपने खुद ही देखा है कि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को तो आपने हटा ही दिया है। इससे क्या हो गया है, द स्टेक्स ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन हायर एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट जस्ट गॉट हायर, कि अब आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने ही होंगे, तभी आपको उस हायर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी, उस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर पाएंगे, तभी आपको ये लोन अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ये बैंकर हैं थॉमस फ्रैंको, इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या कर रहा है और डिफिकल्ट कर रहा है उस स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट, हु डू नॉट हैव एक्सीलेंट मार्क्स, जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं हैं कि वो इस लोन का बेनिफिट उठा सकें। अवेल का मतलब टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ समथिंग, ठीक है। बैंक्स में चार्ज हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रेट अवे रिजेक्ट देम इफ दे डोंट हैव गुड रैंक। अब क्या हो गया है कि अब जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जो इस लिस्ट में नहीं आते हैं, उसके लिए बैंक क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर और एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकते हैं या उनको डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उनकी अच्छी रैंकिंग नहीं है तो ये हो गया हमारा एक ड्रॉबैक। ड्रॉबैक में क्या बताया गया है, ड्रॉबैक ये है कि स्टूडेंट्स के ऊपर में प्रेशर इंक्रीज हो गया है अच्छे मार्क्स लाने का उनके एंट्रेंस एग्जाम में, और वो यूनिवर्सिटी जिनको इस रैंकिंग में नंबर नहीं मिला है वो या तो डायरेक्टली उनको बैंक्स मना कर देंगे या फिर उनके ऊपर में ज्यादा चार्जेस लगाएंगे। डन है। हम देखते हैं जिस्ट का मतलब, इसका मेन आइडिया क्या है, हमने पढ़ा है, उसका मेन आइडिया क्या निकल के आया है। देखो,
6 नवंबर को यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर की गई थी, उसने एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अप्रूव किया। उसका नाम विद्या लक्ष्मी है, जो क्या करने की कोशिश कर रही है, फाइनेंशियल हेल्प कौन से लोगों को, कौन से स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जब वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, पीएम विद्या लक्ष्मी कैसे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से डिफरेंट है, इसमें आपके इंस्टीट्यूट्स की जो नंबर हैं उनकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट हो गई है, मोड ऑफ प्रोसेस डिफरेंट हो गया है, इनकम कैप डिफरेंट हो गई है, मनी किस तरीके से डिसबर्स होगी, कितनी डिसबर्स होगी, ये डिफरेंट हो गया है। अब क्या हो गया है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया है कि जो रैंकिंग है, जो बच्चों के इवन जो रैंकिंग है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो गई है। और इसके साथ साथ में सो रैंकिंग आर नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट विद लोन एलिजिबिलिटी बीइंग कंडीशन ऑन देम। सो ये हमारा जिस्ट रहा। और अगर आपसे कोई पूछे कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है, अगर आपके जो NIRF के अगर आप टॉप 100 की लिस्ट में हैं, अगर सेंटर है तो, और अगर आपका यूनियन टेरिटरी या स्टेट है तो आपका आई थिंक 200 तक में अगर आपका कॉलेज आता है, यूनिवर्सिटी आती है, तो आप पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के लिए एलिजिबल है, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी। लेकिन आप कब एलिजिबल हैं कि आपके जो पेरेंट्स, चाहे आपकी मम्मी कमाए, पापा कमाए, दोनों मिलके कमाएं, आपके घर में जो इनकम है, ईयर इनकम जो है आपकी सालाना, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आपने इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में इनरोल नहीं किया हुआ है, मतलब आपने एजुकेशन के पर्पज से देखा जाए, इससे बेनिफिट क्या होगा, 10 लाख तक का जो आपका लोन है वो आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर में कोलेटरल फ्री है। 75% जो आपका है वो गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम अपनी गारंटी देते हैं, यानी 7.5 लाख जो है वो गवर्नमेंट उस पर गारंटी ले रही है। सो आपको इसके लिए कोई भी मॉर्गेज नहीं करना है, कुछ भी चीज आपको गिरवी नहीं रखनी है, गारंटर की आपको कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ में जो आपका मॉरेटोरियम पीरियड है, उसमें आपको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का जो कंप्लीट जिस्ट है वो समझ में आ गई, ये स्कीम समझ में आ गई। और अगर आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के लिए तो आप डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो प्लीज आप मुझे करेक्ट जरूर करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कैसा भी जैसे भी लगा आप वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा, लव यू।